हेलो, हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूपी बोर्ड एग्जाम जो कि 2025 में होने वाला है। आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हमारे होने वाले हैं बिजनेस स्टडी से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा आज का वो होगा संप्रेषण के बारे में, है ना। संप्रेषण या कहें आप कि इसको हम संदेश वाहन भी बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको जो है कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो विचारों का आदान प्रदान जो होता है, यानी कि एक दूसरे से जो हम वार्तालाप करते हैं या फिर सेल्फ से टॉक करते हैं, कोई चीज सोच विचार करना, वो सारी चीजें क्या होती हैं, वो संप्रेषण ही कहलाती है। ठीक है, अब अगर डेफिनेशन की देखें हम तो कीथ डेविस ने क्या बोला है कि संप्रेषण एक वह प्रक्रिया होती है जिसमें संदेश या फिर हम कहें कि कोई जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या करना, पहुंचाना, है ना। यानी कि किसी भी नॉलेज को या किसी भी सूचना को हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक क्या कर रहे हैं, हम पहुंचा रहे हैं, है ना। उन विचारों का क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सचेंज, आदान प्रदान हो रहा है ना। यानी कि अब इंग्लिश में हम कहें तो इसको बोल सकते हैं एक्सचेंज ऑफ आइडिया, है ना, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। ठीक है, और डेफिनेशन पढ़े तो सीजी ब्राउन ने बोला है कि संदेश वाहन जो होता है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच जो सूचनाओं का क्या होता है, एक संप्रेषण है। संप्रेषण का मतलब ही वार्तालाप करना है ना, चाहे उससे विश्वास उत्पन्न हो या फिर नहीं हो। या फिर अब देखो, एक व्यक्ति, सपोज करो ए व्यक्ति अगर बी व्यक्ति से कुछ विचार या कुछ बात कह रहा है तो जरूरी तो नहीं है वो इफेक्टिव हो, मतलब उसका प्रभावशीली हो, वो ठीक ही हो, है ना, विश्वास उत्पन्न ही हो। बस कुछ कहना ही या फिर कोई कैसी भी बात हो उसको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, उसको ही हम संप्रेषण बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस प्रकार दी गई जानकारी जो सूचना प्राप्त करता है वो समझ आनी चाहिए। अब देखो, संप्रेषण कब माना जाता है, जबकि एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई जानकारी दी और इसके क्या हो जाए, ये अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, मतलब समझ योग्य होनी चाहिए, है ना, समझ के योग्य होनी चाहिए कि ये समझ सके कि क्या कहा है सामने वाले ने, तभी तो संप्रेषण बोला जाएगा। अब हडसन ने बोला है कि संप्रेषण का अर्थ होता है संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। जो सिंपल है, तीनों ही जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, सीजी ब्राउन की या कीथ डेविस या फिर एक हडसन था, है ना, तीनों की डेफिनेशन सिमिलर सी है। जहां पर ये क्या कर रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचनाओं को क्या कर रहे हैं, ये पहुंचा रहे हैं ना। तो ये तो केवल इसकी डेफिनेशन की बात करी थी हमने। अब संप्रेषण मतलब दो तरीके से होता है, एक तो होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, फॉर्मल मतलब रूल्स के हिसाब से चलते हैं, यहाँ पर हम रूल्स को क्या करके चलते हैं, फॉलो करके चलते हैं ना, एक सीक्वेंस में चलते हैं। यहाँ पर हम क्या चलते हैं, एक सीक्वेंस में चलते हैं ना। और हम बात करें इनफॉर्मल या फिर अनौपचारिक की, तो यहाँ पर एक कोई भी सीक्वेंस जो है फॉलो नहीं किया जाता। यहाँ पर इनफॉर्मली तरीके से कोई भी कैसे भी जो है कम्युनिकेशन करता रहता है, उसको हम बोलते हैं अनौपचारिक। देखो, औपचारिक का मतलब होता है कि इसका अभिप्राय आदेश की कार्यलयी श्रृंखला के अंदर होने वाली संप्रेषण है। मतलब एक कोई श्रृंखला है, यानी कि एक वो है, सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को फॉलो करके ही चलना है कि यहाँ से सूचना यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर सूचना कोई यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर यहाँ जाएगी। तो एक जो है, एक हायरार्की फॉलो करी जाती है। हायरार्की मतलब एक सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। ठीक है, लेकिन हम बात करें जब अनौपचारिक की, तो यहाँ पर कोई सीक्वेंस फॉलो ही नहीं किया जाता, कार्यालय से संबंधित होता ही नहीं है ये केवल इनफॉर्मली तरीके से चलना है ना, यहाँ पर कोई सीक्वेंस को फॉलो हम करके नहीं चलते। अगर हम नेचर की बात करें इसकी, तो इसका नेचर यह अधिक स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग क्यों होगा, क्योंकि भाई देख, फॉर्मली तरीके से अगर कोई चीज कही जा रही है तो वो ज्यादा अच्छी होगी, है ना, इसका रूप बदलता नहीं है। लेकिन जब हम बात करें इनफॉर्मल की, तो यहाँ पर तो कुछ भी बातें हो सकती है, जो लोचशील होता है, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो बातें होती है वो एक तरीके से क्या करें, घुमा फिरा के कही जाती है ना।
उसको वो जो है अनौपचारिक के अंतर्गत आता है। इसका रूप जो है इसलिए बदलता रहता है। अगर एक्सप्रेशन की बात करें हम यहाँ पे यानी वर्णन की बात करें तो ये जो हम कहें कि लिखित में ज़्यादातर होता है ये, है ना? औपचारिक क्यों? क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस फ़ॉलो करके चला जा रहा है तो कहीं न कहीं वो लिखित में ज़्यादातर होता है। लेकिन अनौपचारिक है, तो यहाँ पर तो वैसे ही विचारों की बात करी जा रही है कि एक-दूसरे के जो वैसे कुछ भी कह दिया है ना, तो उस चीज़ को भी कंसीडर कर लिया तो वो अनौपचारिक होता है। तो ये ज़्यादातर जो मौखिक होता है। अब अगर हम इसके रिलेशन की बात करें, तो औपचारिक में जो है वो अधीनस्थ और अधिकारियों के बीच संबंध स्थापित करता है और इसका संबंध उच्च निर्व्यक्तिक होता है। मतलब क्या हुआ इसका देखो, एक टॉप लेवल पे मैनेजर बैठा है ना, ये मैनेजर है और इसने अगर कोई सूचना दी, तो ये किसको देगा? ये देगा इसको अधीनस्थ को यानी कि सबॉर्डिनेट को, है ना? सबॉर्डिनेट जो काम करने वाले होंगे, ठीक है? ये इसको देगा सूचना जाकर। तो इसलिए यहाँ पर हम जो है संबंध किनके बीच स्थापित हो रहा है? मैनेजर और सबॉर्डिनेट के बीच। लेकिन हम बात करें इसकी यह स्तरों के बावजूद भी व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत संबंध भी स्थापित करता है। यहाँ पर इनके पर्सनल रिलेशन्स भी आ जाते हैं यानी यहाँ पर इनकी पर्सनल बातें भी इंक्लूड कर ली जाती है क्योंकि वे अनौपचारिक है ये, ठीक है? अब माध्यम की अगर हम बात करें कि किस तरीके से किया जाता है, ये चैनल क्या है? तो ये औपचारिक या फिर स्थापित आदेश की श्रृंखला का अनुसरण करता है। मतलब कि जो भी इन्होंने एक हायरार्की या फिर कोई सीक्वेंस या फिर कोई नियम बना रखे होंगे, तो उसी के हिसाब से जो है यहाँ पर फॉलो करके चला जाता है, ठीक है? ठीक है? अगर माध्यम की बात करें हम यहाँ पे तो अनौपचारिक में एक जो हमने कोई भी रूल्स बनाया होगा या फिर इस माध्यम से करना है, टेलीफ़ोन के माध्यम से करना है हमें या फिर हमें डायरेक्टली तरीके से कम्युनिकेट करना है ना? तो वो सारा सीक्वेंस जो है इसमें चलता है। लेकिन हम अनौपचारिक की बात करें, तो इसमें आदेश किसी भी निश्चित श्रेणी का अनुसरण नहीं करता। मतलब कोई भी फिक्स रूल नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कोई फिक्स रूल नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि अनौपचारिक है तो यानी यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है, ये क्या लेके चलते हैं, ये फ्लेक्सिबल तरीके से चलते हैं, ठीक है? फ्लेक्सिबल, परिवर्तनशील जिसको बोलते हैं। और स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड कहाँ स्लो होगी? जहाँ पर रूल्स को ज़्यादा फॉलो करके चला जा रहा है, तो यहाँ पर स्पीड इनकी स्लो होती है। क्यों? क्योंकि इन्हें एक हायरार्की से गुज़रना होता है, ये एक सीक्वेंस से गुज़रना होता है कि टॉप वाला मिडल वाले को देगा कोई भी इन्फॉर्मेशन, है ना? मिडल वाला फिर अपने से लोअर वाले को देगा। तो ये एक सीक्वेंस फ़ॉलो करके चलते हैं इसलिए यहाँ पर गति जो है इनकी धीमी होती है। लेकिन यहाँ पर कोई सीक्वेंस को फ़ॉलो नहीं किया जाता इसलिए यहाँ पर जो गति होती है वो ज़्यादा फ़ास्ट होती है ना? अनौपचारिक में और पढ़ें आगे तो यहाँ पर आवश्यकता की बात कर रहे हैं तो आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। ये संगठन की नीड्स जो होती हैं उनको पूरा करना होता है और यहाँ पर संगठन का काम करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है ना? क्योंकि अगर उन पे ज़्यादा रूल्स थोप दिए जाएँगे तो कहीं न कहीं वो काम उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए हम यहाँ पर व्यक्तियों को खुश रखने के लिए, व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ज़्यादातर जो अनौपचारिक संप्रेषण की जो है आवश्यकता हमें होती है। वहीं अगर उत्तरदायित्व की बात करें तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना किसकी काम करने की, तो उत्तरदायित्व को निश्चित करना आसान होता है यहाँ पर क्यों? क्योंकि एक हायरार्की है तो कहीं न कहीं देखो टॉप वाले के लिए जो भी चीज़ें दे रखी है हमने काम करने के लिए, उसने अ, अपना काम करके मिडल वाले को सौंप दिया, मिडल वाले ने लोअर वाले को सौंप दिया, तो कहीं न कहीं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निश्चित कर दी जाती है क्योंकि सूचनाओं के स्रोत जो होते हैं, उनका हमें पता होता है कि कहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आनी है और किसको जाके हमें वो इन्फॉर्मेशन देनी होती है। वहीं अगर हम बात करें इसकी अनौपचारिक की, तो यहाँ पर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि सूचनाओं का ज्ञान ही नहीं होता, यहाँ पे हमें पता ही नहीं कौन-सी सूचना किससे आ रही है। एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा थी यहाँ पर। रिकॉर्ड रखने की बात करें तो यहाँ पर रिकॉर्ड हम फ्यूचर के लिए रखना ज़रूरी है, क्योंकि रूल्स को फॉलो करके चलाया जा रहा है और यहाँ पर रिकॉर्ड रखना हमें ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू नीड हमने ये एस्टेब्लिश करी होती है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू नीड यानी कि ज़रूरत के हिसाब से, कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ी इसलिए हमने रखा है, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि संगठन की डेफिनिशन क्या होती है? संगठन का मतलब होता है कि एक अंगों में विभक्त शारीरिक संरचना मतलब क्या है कि जैसे कि
हमारे पास 4 बंदे हैं, ए, बी, सी, डी, है ना? अब किसी कंपनी में, है ना? कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक सिंगल ऑब्जेक्ट को लेके चलते हैं। तो सिंगल ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए ये सारे चारों व्यक्तियों को मिलकर जो काम करते हैं ये, संगठन के सिंगल ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, उसी को जो हम संगठन बोलते हैं, यानी कि मिलकर काम करना एक तरीके से। कि अलग-अलग एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं, उन सारी एक्टिविटीयों को जब हम जोड़ लेते हैं, तो उन्हीं को जो संगठन हम कहते हैं। कि यहाँ पर डेफिनेशन की बात करें हम, यहाँ पर देखो एक डेफिनेशन मिलती है हमें कि किसी संस्था में संगठन से मतलब होता है कि व्यावसायिक संस्थानों के इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी कि जो जिस लिए हमने वो संगठन बनाया है, उनको एक दिशा देने में जो व्यक्तिगत प्रयास होते हैं, उन व्यक्तिगत प्रयासों को क्या कर लेते हैं, जब हम उनको जोड़ लेते हैं कि अलग-अलग व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले कार्य को जब हम जोड़ लेते हैं, तो उसी को जो हम क्या बोलते हैं, संगठन बोलते हैं, ठीक है? अब संगठन के भी 2 तरीके हैं, कि एक तो स्ट्रक्चर के रूप में होता है और एक प्रोसेस के तरीके से चलता है। स्ट्रक्चर और प्रोसेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि भई संगठन जो है संस्था के भीतर जो सारे कार्य किए जा रहे हैं ना, उनको पूरा करने के लिए कर्मचारियों के जो कर्तव्य हैं, उनकी जो दायित्व है, यानी कि क्या लायबिलिटी है किसको करने की, तो उन सब चीज़ों का क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ढाँचा होता है ना? और जब हम बात करते हैं प्रोसेस की, तो प्रोसेस में जो काम करने वाले हैं हम, है ना? जो काम किए जा रहे हैं, उनको एक तरीके से फिक्स करना, उनको ग्रुपिंग करना उनकी, है ना? कि समूह में रहकर काम कर रहे हैं और अधिकार और दायित्वों को रिलेट करना एक-दूसरे से। उन चीज़ों को हम जो प्रोसेस के तौर पे, यानी कि एक प्रक्रिया फ़ॉलो करके चलना, ठीक है? अब हम इसकी प्रकृति और विशेषताओं की बात करें, तो प्रकृति विशेषताओं में देखो कि संगठन जो है सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही तो काम कर रहा होता है। जो व्यक्ति कार्य कर रहा है उसमें एक उनका जनरल ऑब्जेक्ट होता है। तो एक समूह छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एक अकेला व्यक्ति अगर हम बात करें तो एक संगठन नहीं बना सकता। एक से ज़्यादा व्यक्ति होंगे तभी वो संगठन बनेगा, है ना? और संगठन की हम बात करें तो 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो सहयोग, यानी कि जो मिलकर काम करने के लिए बनाते हैं वो लोग, उसी को जो हम संगठन कहते हैं, है ना? ये एक प्रक्रिया भी होती है, प्रक्रिया मतलब प्रोसेस होता है कि संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमने अलग-अलग एक्टिविटी होती है ना? उनकी पहचान करना एक्टिविटी की, फिर उन एक्टिविटी के हिसाब से ही हम जो हर व्यक्ति को उन डिपार्टमेंटों को बाँट देते हैं ना, डिपार्टमेंटों के हिसाब से फिर सेक्शन में डिवाइड कर दिया उनको कि ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, उसके हिसाब से फिर हम उनको जॉब अलॉट कर देते हैं। तो ये एक प्रक्रिया भी होती है। प्रक्रिया के बाद बात करें हम, तो संगठन एक संरचना ढाँचा भी है। ढाँचा हमने स्ट्रक्चर जो हमने पिछली बार स्लाइड में पढ़ा था, जिसमें जो व्यक्ति काम कर रहे होते हैं ना, उनको हम कर्मचारी और अधिकारियों के बीच जो संबंध स्थापित करे जाते हैं, उनका एक एनालाइज़ करना कि कोई काम कैसे किया जा रहा है ना? और जो सुविधाएँ उनको प्रदान करी जाती है, वो एक स्ट्रक्चर के अंतर्गत ही कवर की जाती है। हम साधन की बात करें, साधन होता है ना कि साध्य, मतलब कि ज़रूरी ये संगठन जो बनाया जाता है, यहाँ पर संगठन बनाने का मतलब यही नहीं है कि काम खत्म हो गया, है ना? इसका मतलब होता है कि एक साधन है ये, साधन मतलब कि ये एक काम करने के लिए रिसोर्सेस अवेलेबल करा दिया हमें, है ना? कि संगठन एक ऐसा साधन होता है जिसके अंतर्गत संस्था की जो कार्य कर रहे विधियाँ होती हैं, या फिर कार्यों को इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं जिससे कि संस्था के जो उद्देश्य है उनको आसानी से हम क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें, ठीक है? और संगठन अगर हमने बना दिया तो इसका मतलब क्या क्या था कि ये आसानी से संगठन के उद्देश्य जो होते हैं उनको अचीव कराने में हेल्प करता है, किसी भी फर्म के उद्देश्यों को अचीव कराने में हेल्प करता है, ठीक है? सामान्य उद्देश्य की बात करें तो देखो, विभिन्न विभाग जो होते हैं उनका एक कॉमन गोल ही होता है। कॉमन गोल मतलब जो फर्म को जिस लिए एस्टेब्लिश किया गया था, उनको अचीव करने के लिए होता है। भले ही वो अलग-अलग कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में एक कॉमन गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए वो काम करते हैं, उसको ही आगे लेकर चलते हैं वो। वहीं अगर बात करें प्रभावी संदेश वाहन की, तो प्रबंध जो दूसरों के साथ कार्य करने की एक कला से संबंधित होता है ना? कि दूसरे व्यक्ति जो कार्य कर रहे होते हैं, उनसे कार्य कराने की एक कला होती है ना? सदस्यों में ये समझ भी जो होना ज़रूरी है कि वो एक स्किल्ड तरीके से काम कर रहे हैं ना? तो कहीं न कहीं इफेक्टिव कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। उन लोगों के बीच में आपस में जो वार्तालाप हो रही है, वो कैसी होनी चाहिए? वो समझने योग्य होनी चाहिए। जो हमने कम्युनिकेशन पढ़ा था, वहाँ पे ये बात कही थी हमने, ठीक है? ये हो गया, अब इसको बाद हम पढ़ते हैं औपचारिक और अनौपचारिक को, ठीक है?
संगठन हो गया, उसके बाद हम पढ़ते हैं औपचारिक और अनौपचारिक संगठन क्या होता है, ठीक है? क्योंकि हमने संगठन की डेफिनेशन कर ही ली, संगठन की डेफिनेशन के साथ-साथ हम ये भी कर लेंगे, औपचारिक और अनौपचारिक संगठन किस तरीके का होता है। संगठन की बात करें तो संगठन में हम अभी क्या पढ़ा था कि कॉमन गोल को लेकर चलते हैं। एक कॉमन गोल होता है, उनका कॉमन गोल को लेके विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं, उनको सम्मिलित करके ही हम जो है कार्य करते हैं, है ना? तो औपचारिक का मतलब जैसे हमने औपचारिक संप्रेषण पढ़ा था ना, तो यहाँ भी सारी चीज़ें वही हैं, कि रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना, है ना? एक हायरार्की को, एक सीक्वेंस को फॉलो करके चलना, उसको बोलते हैं हम औपचारिक। और यहाँ पर कोई सीक्वेंस नहीं है, यहाँ पर क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है? यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अगर ओरिजिन की बात करें तो उत्पत्ति इसकी कहाँ से होती है? अधिकारों के प्रत्यायोजन के द्वारा होती है कि कोई भी अधिकार किसी को दे दिया, जैसे मान लो एक सीईओ है ना? तो उसको जो अधिकार दिए गए हैं, तो उसी उसको ही तो हम जो है बोलेंगे कि ये चीज़ें जो है अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो नीचे वाले बंदे को देगा, है ना? तो ये अधिकार से प्राप्त होती है हमें। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइज़ेशन या औपचारिक संगठन हम कहें, तो ये अधिकार जो दे दिए गए होते हैं किसी व्यक्ति को, वहाँ से स्टार्ट होता है। लेकिन ये स्वतः ही हो जाता है, स्वतः का मतलब ये इन्फॉर्मल तरीके का है ना? कोई भी कैसी भी बातें रख सकता है, तो ये सामाजिक संबंधों के कारण होता है ना? ये वैसे ही जो है स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। हम एस्टेब्लिश की बात करें, इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना एक प्लानिंग के तरीके से होती है, इन प्लान्ड तरीके से होती है। पहले से जो प्लानिंग करी गई है, उस हिसाब से होती है। एक स्टैंडर्ड बना दिया गया होता है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें यहाँ पर क्या होती हैं, चलती हैं। लेकिन ये स्वाभाविक ही हो जाता है ना? स्वतः ही स्थापित हो जाता है ये। क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र किसका बड़ा होगा? जब औपचारिक संगठन होगा तो इसका क्षेत्र बड़ा होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे पढ़ा था कि जो है सीईओ है, अपने से नीचे वाले बंदे को कोई इन्फॉर्मेशन देगा, है ना? यहाँ पर यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन फिर नीचे जाएगी, फिर यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन नीचे जाएगी। तो ये क्षेत्र कैसा हो जाता है? ये व्यापक हो जाता है। व्यापक मतलब कॉम्प्रिहेंशन तरीके का, है ना? कॉम्प्रिहेंसिव टाइप का हो जाता है। लेकिन इसका क्षेत्र क्या होता है? ये अपेक्षाकृत संकुचित यानी कि छोटा होता है इसका क्षेत्र, ठीक है? याद रखेंगे आप। उसके बाद ऑब्जेक्ट की हम बात करें, तो ये संगठन तकनीकी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यानी तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें करी जा रही है, वो औपचारिक संगठन के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर सामाजिक संतुष्टि के लिए हम चीज़ों को मैनेज करते हैं। आकार की बात करें, तो आकार इसका बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि क्षेत्र इसका बड़ा है, तो आकार तो वैसे ही बड़ा होगा इसका, औपचारिक का, है ना? यहाँ पर लिख देते हैं औपचारिक, ठीक है? और ये था अनौपचारिक, ठीक है? इसका क्षेत्र प्राय कैसा होता है? छोटा होता है। सदस्यों की बात करें हम यहाँ पे, तो इसमें सदस्यों में अव्यक्तिगत संबंध पाए जाते हैं। अव्यक्तिगत मतलब पर्सनल रिलेशन नहीं पाए जा रहे यहाँ पर। यहाँ पर उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको जो पद दिया गया है, जो अधिकार दिए गए, उसी के हिसाब से चलते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इनकी पर्सनल बातें जब आ ही रही हैं, अनौपचारिक है, तो कई इसमें व्यक्तिगत संबंध भी आ जाते हैं। स्थायित्व की बात करेंगे, स्टेबिलिटी की, तो ये अधिक स्थायी होता है, स्थायी और दीर्घकालीन होता है। ये लंबे समय तक चलने वाला कौन-सा होता है हमारा? वो औपचारिक होता है, ठीक है? क्योंकि एक हायरार्की फॉलो करके चल रहे हैं। और यहाँ पर ये कम स्थायी है, इसलिए ये छोटे समय के लिए यानी कम समय के लिए हम जो है इसको बनाकर चलते हैं, ठीक है? नियम, अधिकार, कर्तव्य और दायित्व कहाँ पर फिक्स करे गए होंगे? ये सभी यहाँ पर लिखित रूप में होते हैं, ठीक है? औपचारिक में। लेकिन यहाँ पर कोई भी लिखित रूप में कोई सारी चीज़ें नहीं होती हैं। और संगठन चार्टों का उपयोग कहाँ पर होगा? संगठन चार्टों का उपयोग वहीं होगा जहाँ पर फॉर्मेलिटी ज़्यादा होगी, है ना? औपचारिक संगठन, यहाँ पर कोई भी संगठनों का जो उपयोग होता ही नहीं है, चार्टों का। अब फ्लो ऑफ अथॉरिटी कहाँ होगी? देखो जहाँ पर रूल्स होंगे, है ना? तो यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर सूचना चलती है ना? कोई भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है तो, लेकिन यहाँ पर और यहाँ क्या है कि सत्ता का प्रवाह या तो नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर समतल लेवल पे कैसे भी हो सकता है, क्योंकि ये एक अनौपचारिक तरीके से चलता है, काम करता है। अथॉरिटी की बात करें तो यहाँ पे सत्ता पद के साथ जुड़ी होती है, जिसको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अधिकार दिए गए हैं वो वहाँ से जो फॉलो करके चलते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को हम कोई भी अ, सूचना हम एक तरीके से हम कहें कि कोई टॉप लेवल पे हमने कोई बंदा नहीं बिठाया गया होता है, यहाँ पर तो केवल व्यक्तिगत संबंध के साथ ही व्यक्ति से ही जुड़ी हुई होती है यहाँ पर सारी सूचनाएँ, ठीक है? अब इसके बाद एक अकाउंट का न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जहाँ पर
प्रश्न है कि राजेश और सुरेश और नरेश एक फर्म में साझेदार हैं जो बाँटते हैं रेशियो को 1/2, 1/4 और 1/4 में। उन्होंने 12,000 एक ने लगाई, 8,000 और 6,000 लगाकर कैपिटल इन्होंने व्यापार शुरू किया और ये अपनी जो पूँजी लगाई है इन्होंने 12, 8 और 6 इस पर ये ब्याज माँगते हैं फर्म से कितना 5%। अच्छा, इन्होंने कुछ पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा निकाला होगा फर्म से, उस पर ये ब्याज देते भी हैं फर्म को, है ना? नरेश कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करता होगा इसलिए वो 3,000 रुपए वार्षिक वेतन भी पाता है ना? सुरेश भी कुछ बिक्री बढ़ाने में फर्म की हेल्प कर रहा होगा, तो ये 1% कमीशन भी पाता है ना? किसका? कुल बिक्री का, जो बिक्री हमें सवाल में दे रखी होगी। वर्ष 2021 में फर्म का लाभ भी दे रखा है हमें, कितना दे रखा है? जो समायोजन से पूर्व 11,500 का और कुल विक्रय हमें यहाँ दे रखा है 1,40,000 जो कि यहाँ पे बोला था कि सुरेश जो कमीशन पाएगा 1% वो किसका पाएगा? कुल बिक्री का। कुल बिक्री इसीलिए दे रखी है सवाल में और भी इसका कोई यूज़ इसमें नहीं होने वाला है। अच्छा, आहरण हमें यहाँ दे रखा है कि इन तीनों लोगों ने जो अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म से पैसा निकाला था वो तीनों लोगों का ये दे रखा है हमें यहाँ पर, है ना? और यहाँ पर ऊपर हमें बोला भी गया था प्रश्न में कि आहरण पर ब्याज 5% ये देते हैं फर्म को। लेकिन जब प्रश्न में आपको आहरण पर ब्याज की गणना करने की बात कहे, उसके साथ आपको आहरण पर ब्याज की राशि निकली हुई दे रखी हो, तो आपको ब्याज निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो ब्याज निकली हुई दे रखी है ना आहरण पर, वही ब्याज आपको लेकर चलनी है और प्रश्न को सॉल्व करना है। उसके बाद दे रखा है कि लाभ-हानि विनियोजन खाता बनाइए और साझेदारों के पूंजी खाते बनाइए, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंट बनेगा हमारा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें जो कॉलम है हमारे वो कॉलम होंगे 4। एक होगा पार्टिकुलर का, एक होगा अमाउंट का, फिर से पार्टिकुलर, फिर से अमाउंट। क्योंकि ये साइड हमारी क्रेडिट साइड है और ये साइड हमारी डेबिट है, ठीक है? ये है पार्टिकुलर, ये अमाउंट का है, जो डेबिट साइड के होंगे और ये फिर से पार्टिकुलर और ये अमाउंट, ठीक है? आपको जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, तो सबसे पहले आपको क्या लेके चलना है? जो आपको प्रॉफिट दे रखा है, समायोजन से पहले का प्रॉफिट दे रखा है 11,500। ये क्या है आपका? ये फर्म का प्रॉफिट है। तो फर्म के जो प्रॉफिट है ना वो क्रेडिट साइड में लिखे जाएँगे। तो बाय नेट प्रॉफिट के नाम से आप लिख देंगे यहाँ पर कितना? 11,500 रुपए, ठीक है? इसके बाद फर्म में आने वाली चीज़ें तो आएगी क्रेडिट में और फर्म से जाने वाली चीज़ें आएगी डेबिट में, ठीक है? शुरुआत से एक बार स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखो, जो इन लोगों ने राजेश, सुरेश और नरेश ने कैपिटल लगाई थी 12,000, 8,000 और 6,000 इस पर ये ब्याज माँगते हैं। तो ब्याज जब साझेदार माँग रहे हैं फर्म से, तो कहीं न कहीं फर्म से ब्याज जा रहा है, पैसा जा रहा है तो डेबिट में आएगा, 5% माँग रहे हैं ये, है ना? तो यहीं पे काउंट कर लेते हैं कि राजेश ने 12,000 रुपए लगाया, 12,000 लगाकर ये 5% कमीशन माँग रहा है, वो ब्याज माँग रहा है। तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो जाएँगे, यानी कि 12 का गुणा 5 में करेंगे तो 12 पंजे 60 और ये हो गया 600 रुपए। ठीक है? 600 हो गया राजेश का। सुरेश का काउंट करते हैं तो सुरेश ने कितने रुपए लगाए? 8,000 रुपए। 8,000 लगाकर 5% ये माँग रहा है, तो ये हो जाएगा 400 रुपया, ठीक है? और वहीं अगर हम बात करें नरेश की, तो नरेश ने कितने रुपए लगाए? 6,000 रुपए। 6,000 लगाकर 5% ये माँग रहा है, तो ये इसका हो जाएगा 300 रुपया, ठीक है? फर्म से जा रहा है ये, तो यहाँ लिखेंगे इधर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबसे पहले था राजेश, उसके बाद सुरेश और एक था नरेश, ठीक है? कितना-कितना था? 600, 400 और 300 यानी कि 600 रुपए, 400 रुपए और 300 रुपए, ये हो गया 1300 रुपए। इसके बाद आहरण पर 5% ब्याज, तो आहरण पर ब्याज तो हमें यहाँ पर निकला हुआ दे रखा है 80, 100 और 120 जो कि फर्म में आने वाला है।
तो यहाँ लिखेंगे इसको बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तीनों का है, तो यहाँ पर राजेश, सुरेश और नरेश, ठीक है? कितना कितना 80, 100 और 120। 80 रुपए, 100 रुपए और 120 रुपए। ये हो गया 100, 200, 300 रुपए, ठीक है? इसके बाद यहाँ दे रखा था नरेश 3000 वेतन लेता है, तो फर्म से जा रहा है वेतन, तो यहाँ लिखेंगे किसका था ये? नरेश का। तो यहाँ लिख देंगे टू सैलरी ऑफ नरेश, ठीक है? कितना लिया? वार्षिक है तो 3000 सीधा लिख देंगे। अगर पर मंथ दे रखा होता तो यहाँ पर हमें गुणा करना होता 12 का, क्योंकि हमें 1 साल का लेना होता है पूरा, ठीक है? अब यहाँ पर दे रखा था इन्होंने, तो सुरेश जो है कुल बिक्री का 1% कमीशन भी लेगा सुरेश, ठीक है? तो यहाँ लिख देंगे कमीशन ऑफ सुरेश, कमीशन ऑफ सुरेश 1% लेगा किसका? 1,40,000 का। ये 10% के लिए 1 जीरो जाता है, तो 1% के लिए 2 जीरो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा ये? 1400 रुपए, ठीक है? और हम यहाँ पर देखें तो इसमें और कोई सूचना अतिरिक्त यहाँ पे हमें दिखती नहीं है, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, अब यहाँ पर क्लोज कर देते हैं, ठीक है? टोटल करेंगे, टोटल किधर साइड का ज्यादा आ रहा है ना? किधर साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होता है, उसी साइड के टोटल को हम दोनों तरफ रख देते हैं। तो टोटल हम देखें तो क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है, 11,500 और 300, 11,800, ठीक है? तो 11,800 ही हम यहाँ पे लिख देंगे। और जब 11,800 में से हम ये तीनों अमाउंट 1,300, 3,000 और 1,400 घटाएंगे, तो घटा करके ये आएगा 6,100 रुपए, ठीक है? और ये जो अंतर की राशि आएगी, इसको हम बोलते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर। अगर इधर आया है अंतर तो प्रॉफिट आएगा, और उधर अंतर आएगा तो लॉस आता। क्यों? देखो इसका लॉजिक क्या है कि ये सारी चीजें क्या थी, ये थी फर्म के फायदे। तो फर्म के फायदे ज्यादा है, फर्म से जाने वाली चीजें कम है, तो ऑफिशियली जो है प्रॉफिट ही आएगा, है ना? और 3 लोग थे ये, एक तो था राजेश, एक था सुरेश और एक था नरेश। तीनों लोगों में बांट देंगे जो रेशियो हमें फर्म में दे रखा था, 1/2, 1/4 और 1/4, ठीक है? कितना? 6100 रुपया। 6100 रुपए को जब हम बाँटते हैं 1/2 में, तो देखो इसका अगर 1/2 कर रहे हैं, यानी कि 1/2 का मतलब आधा करना है इसका। तो 6100 का आधा करेंगे, देखो 6000 का आधा करेंगे 3000, है ना? 100 का आधा करेंगे 50, यानी कि जो हो जाएगा 3050। तो यहाँ लिख देते हैं 3050। और उसके बाद 1/4 था, जो 1/2 हमें पता चल गया, यानी आधा पता चल गया हमें। 1/2 का मतलब 3050 है, तो 1/4 का मतलब इसका भी आधा हो जाएगा। तो कहीं न कहीं ये 1525 बन जाएगा ये, है ना? 1525 बन जाएगा, और सेम रेशियो ही जो वो लास्ट वाले नरेश का था, 1525, ठीक है? निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 6100 को आप गुणा कर सकते हैं 1/4 से। तो 4 से जब आप भाग करेंगे ना 6100 को, तो 1525 ही निकल कर जो है आएगा यहाँ पर, ठीक है? तो ये बन गया इसका प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन। अब बनाते हैं इसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है? कैपिटल अकाउंट 3 लोग हैं, तो 3 लोगों के लिए देखो, एक तो मिड में लाइन कर लेंगे हम, है ना? मिड में लाइन करने के बाद अब इधर साइड में चलती है, तो देखो 3 पार्टनर्स के कॉलम बनाएंगे पहले तो, ठीक है? 3 पार्टनर्स के कॉलम के बाद एक कॉलम आएगा इसमें जो है जेएफ का। उसके बाद यहाँ आ जाएगा एक डेट का, इधर डेट का कॉलम, इधर 3 पार्टनर्स के कॉलम आ जाएंगे, और फिर से जेएफ का कॉलम, ठीक है? ये हो गया डेट का, ये पार्टिकुलर हो गया, ये हो गया जेएफ का कॉलम, ये राजेश का हो गया, ये सुरेश का हो गया, और ये नरेश का हो गया। फिर से डेट,
पार्टिकुलर, ये जेएफ हो गया, राजेश, सुरेश और नरेश। ठीक है। जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, तो सबसे पहले हम जो है कैपिटल अकाउंट में इनकी पुरानी कैपिटल लिखेंगे, जो कि हमें दे रखी थी यहाँ पर देखो, 12,000, 8,000 और 6,000। और डेट हमें सवाल में दे नहीं रखी है, इसलिए हम इसको ऐसे ही चलेंगे, है ना। डेट शायद दे रखी थी सवाल में, है ना। डेट नहीं दे रखी है, ठीक है। जब डेट नहीं दे रखी है तो हम डेट डाल ही नहीं सकते, लेकिन एक जगह हमें प्रॉफिट दे रखा था, है ना। 20-21 का प्रॉफिट दे रखा था, तो 20-21 ही डाल के हम सवाल को सॉल्व जो कर सकते हैं, 2020 और 21। ठीक है। और जो पुराना बैलेंस लिखा जाता है, हम यानी बैलेंस बीडी जो होता है ना, वो अप्रैल में होता है, 1 अप्रैल में। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे आप बाई बैलेंस बीडी। बीडी बैलेंस हमेशा 1 अप्रैल में आता है, जो कि था 12,000, 8,000 और 6,000 रुपए। ठीक है। इसके बाद अब यहाँ से उठाओ चीजों को, डेबिट की सारी चीजें उठाओ यहाँ से और क्रेडिट साइड में डाल दो कैपिटल में। देखो इंटरेस्ट है एक तो यहाँ पर लिखेंगे सेम, यानी कि इंटरेस्ट कब तक का था, मार्च 31 का था ना जी। जो इंटरेस्ट था मार्च 31 का था, तो यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो मैं डेट का आपको लॉजिक बताऊं, ये जो बैलेंस था ना हमारा 20-21 का, तो ये तो 1 अप्रैल में दे रखा था, लेकिन जो हमने ब्याज निकाला वो तो पूरी साल का निकाला ना। यानी 20-21 कहाँ पर खत्म होगी, 21-22 में। तो 31 मार्च तक का हमने जो पूरा साल का जो ब्याज निकाला वो लिखा, इसलिए हमने 31 मार्च तो यहाँ पर लिखा है। यानी कि जो डेट है 1 अप्रैल, वो आपकी हमेशा बैलेंस बीडी वाली आएगी, उसके बाद के जो सारे बैलेंस है ना, वो 31 मार्च में ही शो करे जाएंगे। ठीक है। ब्याज कितना था, 600, 400 और 300। तो 600 रुपए, 400 और 300। इसके बाद इसी डेट में हमने डाला था ब्याज के साथ साथ सैलरी डाली थी हमने, है ना। सैलरी के साथ साथ हमने इसी डेट में एक चीज और डाली थी, क्या, कमीशन। कमीशन के बाद हमने एक चीज और डाली थी यहाँ पे इसी डेट में, क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है। अब उठा लो एक एक करके चीजें। देखो नरेश के में लिखना है हमें वेतन, तो नरेश के कॉलम में लिख दो वेतन को। नरेश के कॉलम में वेतन को लिख दो, कितना था, 3,000। और सुरेश के कॉलम में लिख दो कमीशन को। सुरेश के कॉलम में लिख देते हैं कमीशन को, कितना है, 1,400 रुपए। और प्रॉफिट तीनों का दे रखा है हमें, 3,050, 1,525, 1,525। यानी कि 3,050, 1,525 और 1,525। ठीक है। और कोई सूचना हमें यहाँ पर दे नहीं रखी थी, इसलिए अब एक सूचना जो यहाँ पर अतिरिक्त दे रखी थी आपको सवाल में, कि इन लोगों ने जो आहरण किया था ना, 4,000, 5,600 और 6,000 रुपए, ये आहरण भी आता है कहाँ पर, कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। और डेट तो हमारी वही चल रही है, सन 2020 और 21, है ना। लेकिन ये बैलेंस कहाँ आ रहे हैं हमारे, मार्च 31 पे आ रहे हैं, है ना। मार्च 31 पे आ रहे हैं। तो ये था टू ड्राइंग। ठीक है। यानी कि जो साझेदारों ने आहरण किया था, वो कितना कितना किया था इन्होंने, 4,000, 5,600 और 6,000। ठीक है। और 31 मार्च में एक चीज और थी, क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। याद रखना हमेशा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारे अप्रोप्रिएशन के तो क्रेडिट में आती है, लेकिन जब हम बनाते हैं पूंजी कैपिटल अकाउंट, तो उसके ड्राइंग के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों चीजें हमारी कहाँ आ जाती है, डेबिट में। ठीक है। जो कि हमें दे रखी थी 80 रुपए, 100 रुपए और 120 रुपए। ये कहाँ डाली थी हमने, देखो ये कहीं 80, 100 और 120। ठीक है। लेकिन एक अतिरिक्त सूचना हमें ये और डालनी पड़ी, 4,000, 6,500 और 6,000, जो कि हमने यहाँ डाल दिया। अब कोई सूचना हमें सवाल में दे नहीं रखी, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका इसका जोड़ कर देंगे, है ना। जब इसका जोड़ करेंगे तो ये देखेंगे हम कि डेबिट का ज्यादा है या क्रेडिट का ज्यादा है, या टोटल किधर का ज्यादा है ना। तो राजेश का अगर हम टोटल करते हैं या फिर सुरेश के या नरेश का टोटल करें, तो ये देखो यहाँ तो 4 है, 5,600, 6,000 देख रहा है, लेकिन ऊपर के ये अमाउंट हमें दिख रहा है बैलेंस बीडी वाले इनके ज्यादा, है ना। तो इधर का ही टोटल ऑब्वियसली ज्यादा होगा, तो ये कितना बन जाएगा अपना, ये बनेगा अपना 15,650, है ना। क्यों, 12 और 3 15, 6,000 और 50, 15,650
50 और इसी को यहाँ लिख देते हैं 15,650। इस 15,650 में से हम 4,080 घटाएँगे, जो बैलेंस निकल के आएगा उसको बोलेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है? सीडी बैलेंस जो होता है हमेशा 31 मार्च में ही निकल के आता है हमारा, ठीक है? और बीडी बैलेंस जो होता है वो 1 अप्रैल में होता है हमारे पास। 15,650 में से 4,080 घटाएँगे आप तो आएगा ये 11,570 रुपए, ठीक है? सुरेश का टोटल करेंगे तो 8,000 और 1,400, 1,525 तो 400 जोड़ेंगे तो ये आएगा 11,325, 11,325 और 11,325 यहाँ पे लिख देंगे और इसमें से हम 5600 और 100 रुपए घटाएँगे तो ये आएगा 5625, ठीक है? इसी के साथ-साथ हम जब नरेश का टोटल करते हैं तो नरेश का आएगा 10,825, ठीक है? आप जोड़ करके देख सकते हो 10,825 ही हम यहाँ रख दें क्योंकि इधर के कम है। 6,000 और 120 और घटा देंगे इसमें से तो ये आ जाएगा 4,705 रुपए, ठीक है? ये बन गया आपका कैपिटल अकाउंट।